हेलो स्टूडेंट्स, आर के कैंपस में आपका स्वागत है और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सचिन त्यागी। आपको केमिस्ट्री के बारे में हमारा पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर आवर केमिस्ट्री, फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक फॉर एक्स ग्रुप, NDA एंड नीट ऑल्सो। तो फोकस करते हुए हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हुए हम आगे अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट। स्टार्टिंग हम अगर अपनी केमिस्ट्री की करेंगे तो हमें वो मैटर से करनी होगी। मैटर की फिजिकल स्टेट, मैटर की केमिकल स्टेट्स, इसकी रिएक्शन कैसी होगी। जैसे मैटर की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारा मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, बेसिकली 3 में, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट हम जो स्टडी करेंगे हम 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेट हमारी होती है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। उसके बाद हमारी होती है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, एंड लास्ट इज आवर गैसियस स्टेट। These are the 3 main state of the matter. So what is solid? Solid is made up of the particles. Solid is made of the particles. जैसे कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने मैटर के बारे में बताया कि मैटर हमारा एटम से बना होता है। किससे? स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। कि जो हमारा मैटर होता है मैटर हमारा स्मॉल पार्टिकल से बना है और उसे हम बोलते हैं एटम। उसके क्या बोलते हैं हम? एटम्स। ये मैटर हो गया और ये हो गया एटम। एटम्स, अब एटम्स के बारे में पढ़ने के लिए इस चैप्टर में अब एटम की डिस्कवरी की बात आती है। सबसे पहले अब एटम में है क्या, एटम किससे बना है, एटम कैसा है, तो वो चीज़ हमारा सबसे मेन रहेगा कि एटम क्या चीज़ है मेन। तो इसके लिए बहुत सारी डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज आवर एटम। एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। जैसे हमारा कौन से? प्रोटॉन, सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड इज आवर न्यूट्रॉन। सो द फर्स्ट डिस्कवरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल वाज फॉर द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब ले ली जो कि वैक्यूम थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम था उसका, छोटा सा वो देख लेते हैं, उसके बारे में फिर बाद में बताएंगे। इधर हमने वेरी हाई वोल्टेज लिए, वेरी हाई वोल्टेज, अबाउट कितनी वोल्टेज थी? लगभग 10⁻⁴ वोल्ट्स। उसके बाद हमने जो ये हमारी ट्यूब थी इसका जो प्रेशर था बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। वो रिड्यूस करके हमने लगभग कितना ले लिया? 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है और वोल्टेज हमारी बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ हमने एक वैक्यूम जनरेटर लगाया।
जब हमने वैक्यूम लगा दिया तो यहाँ कोई एयर नहीं होगी। अब जब करंट स्टार्ट फ्लो करना चालू हुआ तो ये जो हमारे टर्मिनल्स थे, ये जो टर्मिनल्स को मैंने जोड़ा था, इस वाले टर्मिनल को मैंने नाम दे दिया कैथोड, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ था। याद रखना, जो नेगेटिव से जुड़ा है वो हमारा कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो हमारा एनोड। वो हमारा कौन सा है? एनोड। जब वोल्टेज इसमें चालू हुई तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकलना चालू हो गए, कुछ पार्टिकल्स निकलना चालू हो गए, उनके पास कुछ चार्ज था, और क्योंकि इसमें कुछ फील्ड नहीं है, वैक्यूम है, तो वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे। तो यहाँ एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हमने, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, तो उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन में मुझे पता चल गया कि भाई इस पे जाके कुछ टकरा रहा है। तो उसका जो नाम दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, उसका नाम मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स निकले ये इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, और इनको मैंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, इनको मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला। क्या बोला? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब इन पार्टिकल्स के पास कुछ नेगेटिव चार्ज था, कि इसके पास कुछ नेगेटिव, इसके पास कुछ नेगेटिव, इसके पास कुछ नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी, ऐसे ये सिमिलरली मूव करते 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 हमारे इस एंड तक पहुंच गए। तो यहाँ से मेरी जो डिस्कवरी है ना, पहली डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हुई, और उसका चार्ज पता चला कि उसका चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। सेकेंडली जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ वो मेरा कैनल रेज, क्या हुआ? कैनल रेज, कैनल रेज एक्सपेरिमेंट हुआ। अब कैनल रेज एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि सेम सेटअप रखा, बट वोल्टेज को, टर्मिनल को चेंज कर दिया। जैसे इधर पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर हमने नेगेटिव कर दिया। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो इस ट्यूब के जो टकरा रहे थे वो पॉजिटिव चार्ज थे। वो क्या थे? पॉजिटिव चार्ज, चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। उनको मैंने नाम दे दिया प्रोटॉन। क्या दे दिया? प्रोटॉन। ध्यान रखा कि हमने इसमें भी वैक्यूम रखा। अगर वैक्यूम नहीं होता, देखो देखो, अगर वैक्यूम मान लो हमारे पास नहीं होता, वैक्यूम नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल जिसकी कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि अगर ये लगातार निकलते हैं इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। चार्ज पार्टिकल किसी, अगर चार्ज पार्टिकल उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसे इनका प्रभाव पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन पे। तो जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था, जब नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो कैसे, वो कुछ ऐसे चला जाता, और जब पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा कुछ ऐसे चला जाता। कि ये क्या बिहेवियर हो गया, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रखेंगे तो देखा कि ये बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं। ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, जब दोनों की बात करी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लिया, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज, और ये मेरा प्रोटॉन था जो जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है? ये हमारा ये ऐसे डेविएट हो रहा था और वो ऐसे, मतलब अलग अलग इन प्रेजेंट। जब वैक्यूम नहीं था वहाँ, मतलब वैक्यूम नहीं है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने वैक्यूम लिया है, तो हमारे दो सबएटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चल गया, एक नेगेटिव चार्ज के बारे में पता चल गया और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चल गया। तो तीसरा मेन हमारा क्या आता है? न्यूट्रॉन। तो तीसरा हमारा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अब हमने क्या बोला कि जो मेरा एटम है वो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे न्यूट्रल, द मैग्नीट्यूड of positive and negative charged
इज इक्वल, कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव का और नेगेटिव चार्ज का वो इक्वल है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जे चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। कैसे की? कि कोई भी एटम है उसका कुछ न्यूक्लियस होगा। अब तब तक न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं था, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक्चुअल में हमने मान लिया कि हमारा एटम कुछ ऐसा है। हमने माना, उन्होंने नहीं माना था, हमने माना है। उन्होंने क्या किया, एक एटम था, उसके ऊपर एक जनरेटर की हेल्प से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया है, करवाया। अब आती है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जैसे He2+, मीन्स जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। He+, जब हमने इसमें स्ट्राइक करा इसके ऊपर, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि सेंटर के अंदर कुछ हैवी चार्ज है। मतलब सेंटर के अंदर कुछ ऐसा है जो प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और चीज़ है, उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। इसका कुछ मास है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए तो यहाँ पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगा क्योंकि क्या होगा, जब इसको कुछ स्ट्राइक करेगा तो वो रिपेल बाउंस बैक करेगा ना, रिबाउंड, कैसे उसे रिबाउंड बोल देते हैं हम, रिबाउंड करेगा। तो उन्होंने बोला कुछ हैवी मास है, इसके अंदर कुछ हैवी मास है, और उसका नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, प्रोटॉन के बारे में पता चला, और उसके बाद हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। और जो लास्ट, फिर उसके बाद जब इतना हमें पता चल गया तो बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मॉडल तैयार किए, मॉडल बनाए। उसके बाद भाई उन्होंने अपने कुछ भी ऑब्जर्वेशन रही उसके हिसाब से एटम्स के कुछ मॉडल बनाने। भाई वो हमारा जो एटम्स है वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग हमारे थॉमसन थे, जे थॉमसन। स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे जे थॉमसन थे सबसे पहले। जे थॉमसन ने बोल दिया कि जो हमारा एटम है ना, एटम एक तरबूज की तरह है। क्या है? एक तरबूज की तरह। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल दिया था उन्होंने, उसे बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, इसमें क्या हुआ था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा उसके सीड्स की तरह है, यानी बीज की तरह है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे 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 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसा कुछ मॉडल दिया था हमारे जे थॉमसन ने। अब इस मॉडल का फ़ायदा क्या है, इस मॉडल से हमें पता क्या चला, इससे हमें सबसे पहले क्या पता चला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि भाई सारा चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, और एटम मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरा मेरा क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी पोजीशन पे है, अपनी पोजीशन फिक्स है।
भाई ये चीज़ है, तो इसने बोला कि एक तो मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दूसरा मेरा बोल दिया कि इनकी पोजीशन फिक्स है, और तीसरा कि पॉजिटिव चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर उसमें बहुत सारी हमारी लिमिटेशन आई। तो हमें इस लिमिटेशन को ख़त्म करते करते हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। वैसे इस पे जनरली हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और थ्योरेटिकल भी बनता है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस भी बनता है, वो हम अभी समझा देंगे कैसे। जो मेरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज गिवन बाय डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन was done by Rutherford, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय जे थॉमसन। हम यहाँ भी लिख देते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। अब इन्होंने क्या किया कि हमने यहाँ क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ले ली, ये गोल्ड फॉइल है हमारी, और यहाँ हमने क्या लिया, एक जनरेटर ले लिया। इसके अंदर क्या थे, वही अल्फा पार्टिकल थे। अब गोल्ड फॉइल लेने का कारण, सबसे पहली चीज़ है गोल्ड, क्वेश्चन हमारा ये बहुत बार बनता है कि गोल्ड फॉइल क्यों ली। गोल्ड फॉइल इसलिए ली कि गोल्ड इज हाईली मैलिएबल सब्सटेंस। क्या है, गोल्ड इज हाईली मैलिएबल सब्सटेंस। हाईली मैलिएबल मतलब इसको बहुत ही थिन शीट में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन शीट्स। अब जब उसने अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किए, अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक किए, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसमें से पास हो गए। यहाँ कुछ स्क्रीन लगी हुई थी, तो इस पे क्या, इस पे स्ट्राइक कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, पास थ्रू कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। पहला था पॉइंट इसका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब सीधे के सीधे निकल गए कि पास थ्रू हो गए गोल्ड फॉइल के। और कुछ जो पार्टिकल थे वो मेरे क्या हुआ, स्ट्राइक किया और ऐसे निकल गए। कुछ मेरे ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे निकल गए। कुछ ऐसे स्ट्राइक किया और ऐसे निकल गए। तो क्या था, सम ऑफ द पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स, कुछ एंगल्स पे एट सर्टेन एंगल। और कुछ जो मेरे पार्टिकल थे, ओनली वेरी फ्यू, दैट इज, वो एक हमारा काउंट है कितना, 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से केवल एक एटम, एक हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो हेड टू हेड कोलिजन हुआ और स्ट्राइक करके रिबाउंड कर गया। जैसे गया था ऐसे ही वापस आ गया, मतलब उसे बोलते हैं रिबाउंडर। तो क्या था, 20,000 में से केवल एक, 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल was rebounded. These were the main observation, ये हमारी मेन ऑब्जर्वेशन थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। अब जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन किसी भी एक्सपेरिमेंट में आता है, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं समथिंग, वी हैव टू कंक्लूड। तो हमें अब कंक्लूड करना था कि इसमें हुआ क्या। भाई हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने, भाई वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हुए कि भाई ये क्या हो गया मेरे एक्सपेरिमेंट में, तो कुछ अजीब ही आ गया। तो उनकी जो डिस्कवरी थी, उनकी डिस्कवरी में ये पता चला कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल साइज, न्यूक्लियस इज ऑफ
वेरी वेरी स्मॉल साइज। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? दूसरा पॉइंट ये था कि अल्फा पार्टिकल क्या थे? He+2 पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगी, रिपल्शन, इसलिए वो डिफ्लेक्टेड हुए थे। इसका मतलब कि प्रोटॉन्स कि जो हमारे प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स लाइज एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स लाइज एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स हमारे जो सेंटर है ना उस पे लाई कर रहे हैं। और जो मेरा उसके बाद और भी क्या बताया उन्होंने और क्या बताया? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल साइज, प्रोटॉन लाइज एट द सेंटर ऑफ द एंड मोस्ट ऑफ द मास, कि जो सारा का सारा मास, मोस्ट ऑफ द मास resides at the center। सेंटर में कर रहा है। और एक चीज और बताया इन्होंने, अब इलेक्ट्रॉन ने कहीं दिखा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ना हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, और हमारा न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करें, हाँ, अब न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो हमारा क्या था कि उन्होंने किसके बारे में बताया कि अब बात आती है एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली डिनोटेड बाय जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो एटॉमिक मास होगा हमारा, एक एटम का मास, एटॉमिक मास के बारे में भी पता चल गया। एटॉमिक मास उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम लिखने की बात करें तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कोई भी मेटल M है, उसका एटॉमिक मास Z, एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया, हमें बोल दिया कि एक एटम है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन है मेरे 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मेरे 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे 18। तो इसका सिंबल क्या होगा? कौन सा एटम होगा ये? अब देखो, हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारा? Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 16 किसका होगा? और एटॉमिक मास A, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, कितना हुआ? ये आ गया हमारा सल्फर। बट एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32, सल्फर आ गया। बट इसमें बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे कितने हैं? 18। तो 18 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 नेगेटिव लगा दूंगा। तो क्या हमारा, ये हमारा
वो एटम हो गया। अब उसके बाद बात आई है हमारा किसकी, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार की बात करते हैं। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या होते हैं, अब यहां हम डेफिनेशन ना लिखते हो, सीधा समझते हुए चलेंगे। कैसे, कोई भी दो मेटल, मान लो कोई भी दो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल है मान लो M1, किसी का भी M2, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे इसका मान लो एटॉमिक नंबर A है, इस Z है एटॉमिक नंबर, और इसका भी Z है, और एटॉमिक मास हमारा डिफरेंट रहे, ऐसे नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, कैसे आएंगे, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है, एक का एटॉमिक नंबर 17 रहेगा क्लोरीन का, बट मास नंबर डिफरेंट है, तो एक आइसोटॉप का मास 35 है और एक आइसोटॉप का मास 37 है। सिमिलरली आइसोबार की बात करते हैं हम। आइसोबार क्या होते हैं, दोज एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब बात है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारा आर्गन है और कैल्शियम है। आर्गन का मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 18, कैल्शियम का कितना है 20, बट मास नंबर दोनों का क्या है 40। तो ये हमारे क्या हो गए, आइसोबार्स, ये आइसोबार्स होंगे। अब मेन पॉइंट, एक पॉइंट आता है, बस एक स्टेटमेंट लिखी है, उस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना है कि आइसोबार की और आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पता है हमें कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इनकी, नहीं प्रॉपर्टीज़, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है इसकी प्रॉपर्टी, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन है तो हमारा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करेंगी। अब आते हैं ड्रॉबैक्स की बात। ड्रॉबैक्स ऑफ, अब रदरफोर्ड मॉडल हमारा फेल हो गया था। क्या, रदरफोर्ड मॉडल मेरा फेल हो गया, क्यों, कुछ कमी आई उसके मॉडल में। क्या आई, रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब कमी क्या है इसके मॉडल में, सबसे बड़ी कमी क्या है इसके मॉडल में। अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मेरा, ये मेरा एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। अगर मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे
अगर हर पॉइंट की अगर बात करें, हर पॉइंट पे, अब अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में हमारे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है ना, वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट मतलब टेंजेंट हमेशा हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो हर पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी, 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 इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी। तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। और ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलेशन आ जाएगी तो क्या आएगी, एक फोर्स भी आ जाएगी। हाँ, अब चार्ज पार्टिकल अब आती है, एक्सेलेशन कर रहा है, इतना समझ में आ गया। अब हम एक चीज लिखेंगे, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। क्या है, एनर्जी हमेशा रेडिएट करेंगे। ये किसने बोला था, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला था, क्या बोला था, मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक सर्कल उसने गिरा, एनर्जी लूज करी, तो क्या ये जो सर्कुलर पाथ है ये छोटा होता चला जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे छोटा होता 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 एटम जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या न्यूक्लियस पे आगे गिर जाएगा। न्यूक्लियस पे गिरेगा, इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारा एटम, आवर एटम, एटम इसका मतलब एटम इज अनस्टेबल। बट हमारे नेचर में क्या है, नेचर में जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एटम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो मेरी रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया। आफ्टर दैट हमने पाया कि हमारा रदरफोर्ड मॉडल वाज फेल्ड, रदरफोर्ड मॉडल वाज फेल्ड, ये हमारा फेल हो गया। तो हमारा क्या हुआ, एक नया मॉडल, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स ने अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया भाई। अब बोर्स मॉडल को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें जो जरूरत पड़ी वो ईएम वेव्स को स्टडी करने की जरूरत पड़ी पहले। अब यहाँ से क्या आया था कि चार्ज पार्टिकल, हमने भी पढ़ा था अभी कि चार्ज पार्टिकल होगा और वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। हमने पढ़ा था कि द चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। क्या है, एनर्जी रेडिएट करेगा। किसने बोला था, हमारे मैक्सवेल साहब ने बोला था, मैक्सवेल थ्योरी। तो हुआ क्या भाई, चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट किसकी फॉर्म में करेगा, उसको हमने नाम दे दिया रेडिएट इन दी फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा
तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। उन्हें क्या बोल दिया, ईएम वेव्स या ईएम वेव्स या ईएम, उन रेडिएशंस को बोला ईएम रेडिएशंस। अब ईएम वेव्स की कुछ खासियत थी क्या, दे कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि ये भाई इनके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्ट हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट हो गई। तो ये बहुत कंसिस्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से तैयार हुई है। दूसरी एक मेन इंपॉर्टेंट, जैसे साउंड वेव्स थी हमारी, हमने साउंड वेव्स के बारे में पहले छोटी क्लास में पढ़ा था कि साउंड वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम की जरूरत है। बट जो हमारी ईएम वेव्स है ना, ईएम वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये किससे चलेंगे, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ईएम वेव्स के बारे में पता चला गया, ईएम वेव्स होती क्या है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्या इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती। और लास्ट है हमारा, इनकी जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अब हमारी एक चीज़ और आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो क्या है, ये होती है हमारी साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल मतलब जैसे हमारा साइन ग्राफ होता है ना, साइन ग्राफ जनरली अगर fx = sin x है, sin x का ग्राफ की अगर बात करें तो वो जनरली हमारा ऐसा होता है, ऐसा कि भाई यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ 5 पाई और यहाँ 6 पाई, ऐसा कुछ हमारा sin x का ग्राफ होता है। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अगर हम इसको 3 डायमेंशन माने तो एक हमारा एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस बाहर की तरफ। इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया है। तो अगर मेरा एक फील्ड ऐसे चल रहा है तो एक फील्ड कैसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, सही बात है। इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या है, दीज बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज आर साइनोसोडल कर्व्स। इन्हें बोलते हैं दे आर ऑलवेज इन साइनोसोडल कर्व्स। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों परपेंडिकुलर भी रहेंगे एक दूसरे के। अब इसमें कुछ हमारी टर्म आती है, उससे पहले हम एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, उसे समझो। मान लो ये हमारा क्या है, साइनोसोडल ग्राफ है। ठीक है, अब मेरी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, लेट दिस इज बी 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। सबसे पहले आती है बात फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकेंड। क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकेंड। इसको जर्नली हम किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। किससे, न्यू से, NU, न्यू, न्यू से। और इसकी यूनिट क्या होगी,
यूनिट होगी इसकी हमारी सेकंड माइनस वन, और सेकंड माइनस वन को जनरली हम हमेशा ही हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, एच जेड। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारा फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। उसके बाद आती है हमारी वेवलेंथ। क्या आती है? वेवलेंथ। हम किसकी, ये सारी स्टडी हम ईएम वेव्स के लिए करेंगे। ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ईएम वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हमें वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust और ट्रफ is called wavelength। अब क्रस्ट और ट्रफ के बारे में पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैं बोल दूंगा क्या? क्रस्ट। इसको भी मैं क्या बोलूंगा? क्रस्ट। लोएस्ट पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा क्या? ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, एक कंसेक्यूटिव दूसरा कंसेक्यूटिव, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा, वो हमारी होती है वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। ये समझने की चीज़ है। अगर मान लो हम भूल भी गए तो हम सीधा ग्राफ को बनाएंगे और उसके बाद एक क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, और ये इधर ट्रफ, तो दूसरा ट्रफ इधर आएगा ऐसे। चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, दोनों ही सेम बात है। चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, दोनों ही सेम बात है। एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट, अब लेंथ की यूनिट तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते हैं। अरे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है। बट हमें छोटी यूनिट छोटी होती है, इसलिए छोटी यूनिट ही निकालनी होती है। जैसे जनरली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर कितना होगा? 10 की पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 10 की पावर -10 मीटर। जनरली हम इनमें निकालते हैं इन्हें, इसे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आती है बात स्पीड ऑफ लाइट। अगर मान लो पूछ ले स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, मान लो हमसे पूछ लिया स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर फॉर एवरीवन? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द वेवलेंथ। जो हमारी वेवलेंथ होगी, हमारा डिस्टेंस ही तो है, क्योंकि हम उसको मीटर में बता रहे थे। तो व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज वेवलेंथ। एंड व्हाट इज टाइम? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मीन्स दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इनटू दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो मतलब हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी को इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम को क्या लिख दिया मैंने? फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट को मैं सी से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरा रिलेशन आ जाता है किसके बीच में? स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन आ जाता है। अब एक चीज हमारी आती है वेव नंबर। क्या आती है? वेव। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ऐसे वैसे फिजिबल नहीं है, बट हम थोड़ा समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो, मान लो दिस इज आवर लेंथ 1 मीटर। कितनी? ये मान लो मैंने बोल दिया क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, अब इसमें कितनी वेवलेंथ हुई? 1 वेवलेंथ, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। तो कितनी वेवलेंथ हुई? 1 मीटर के अंदर कितनी आई?
6 लैम्डा, यानी 6 वेवलेंथ आई है मेरी इसके अंदर। तो वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्ड पर मीटर, 1 मीटर में कितनी वेव्स ट्रेवल्ड कर रही है, इज कॉल्ड वेव नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर। जनरली हम वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और इसकी यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की यूनिट मीटर, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, कितनी होगी? मीटर माइनस 1। क्लियर है? हमारा यहाँ क्या था? जनरेटर था, अल्फा पार्टिकल जनरेटर, और ये हमारी थी गोल्ड फॉइल। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले कि ज़्यादातर तो क्या हुआ